डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हैं आप सभी? आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उसके बाद ये वीडियो आ रही है। बस एक दो वीडियो में ये मोस्ट प्रिडिक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉर योर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साइंस जल्दी से खत्म कर देंगे हम एक दो वीडियोस के अंदर। आप सभी को पता है आपकी डेट शीट आ गई है, 2 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए पेपर, ये वाला क्वेश्चन पेपर जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप सो आपने इसके पिछले पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारे लिंक्स मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप जल्दी से वो सारे पार्ट्स देख सकते हो ताकि आपका वो मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 29th क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, हाउ डू एनिमल एंड प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप टू शो मूवमेंट। तो आइए चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आप लिखोगे। एनिमल सेल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, पर्टिकुलर टाइप प्रोटीन्स, जिनकी मदद से वो चेंज करते हैं अपनी शेप। लेकिन जो प्लांट सेल्स है उनके पास कोई प्रोटीन्स नहीं होते, उनके पास बस क्या होता है, पानी अंदर बाहर होता है उनसे, ठीक है। दे चेंज देयर शेप बाय द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग इन। जब पानी प्लांट सेल्स के अंदर जाता है एंड देन दे स्वेल, एंड जब प्लांट सेल से पानी बाहर निकलता है तो प्लांट सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। तो इन दिस वे प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स चेंज देयर शेप टू शो मूवमेंट। बात समझ में आई? बी पार्ट का कह रहे हैं, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड। कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है? आपको पता है एड्रेनालिन रश को क्या कहते हैं, एकदम से आपको एक्साइटमेंट हो रही है, एकदम से आपको कुछ धक धक हो रहा है, पैनिक टाइप। तो वो जब एड्रेनालिन सिक्रीट होता है इनटू द ब्लड तो क्या क्या होती हैं चीजें। सो सबसे पहले आप लिखोगे द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज, जो ब्लड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की तरफ वो कम हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स, ठीक है। दिस डाइवर्ट्स द, अब यहां पे कम हो गया तो ब्लड अब कहां की किसकी ओर जाएगा, स्केलेटल मसल्स की तरफ, ठीक है। एंड द ब्रीदिंग रेट आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स। तो एड्रेनालिन जब सिक्रीट होता है ब्लड के अंदर तब हमारा सांस लेने का जो स्पीड है वो काफी तेज बढ़ जाता है, एकदम से वो एक एंग्जाइटी टाइप हो जाना, वो सिचुएशन आप समझ सकते हो इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की ओर। ए पार्ट कह रहे हैं, हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटर्मिन्ड इन नंबर 1 रेप्टाइल्स एंड नंबर 2 ह्यूमंस, इन विच एनिमल सेक्स कैन बी चेंज्ड। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं जल्दी से। रेप्टाइल्स के अंदर जो सेक्स होता है, मेल होगा या फीमेल, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, और ह्यूमंस के अंदर जेनेटिकली डिटर्मिन किया जाता है। या फिर आप इसकी, अगर आपको जेनेटिकली डिटर्मिन नहीं लिखना, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि ह्यूमंस में यदि एक्स एक्स वाला पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है तो इट इज अ गर्ल, एक्स वाई मीन्स अ बॉय। एंड स्नेल इज दैट एनिमल जो कि अपना सेक्स बदल लेते हैं। इसका बदलने का मतलब मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल। बात समझ में आई? बी पार्ट का कह रहे हैं, when round green seed that is capital R small y and wrinkled that yellow seeds that is small r capital Y are selfed, what would be the result of F1 progeny? Which law of Mendel is being explained over here? अब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो ट्रेट्स हैं, ठीक है, और दो ट्रेट्स के अलग अलग ट्रेट्स के साथ अलग अलग टाइप के सीड्स के साथ आप क्रॉस बनाने जा रहे हो। सो डेफिनेटली इट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हमें ये पता है डाई हाइब्रिड है, ठीक है। अब उससे पूछा कि F1 प्रोजेनी का रिजल्ट क्या होगा, बेसिकली फिनोटाइप वो पूछ रहा है, तो दैट इज राउंड एंड येलो। आप बना के भी देख सकते हो क्रॉस, आपको समझ में आ जाएगा। और मेंडल का कौन सा लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली व्हेन द पेरेंट्स आर सेल्फ, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। गिवन बिलो इज अ ग्लास स्लैब विद एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √3, ठीक है जी। इस ग्लास स्लैब का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से समझो, एन ऑफ ग्लास इज √3। आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है। हम सभी को पता है, सबसे पहले मुझे बताओ ये 30 डिग्री कौन सा एंगल है। इट इज एक्चुअली विच एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है जी। हमें पता है एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे निकल सकता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है वो हमेशा आपस में पैरेलल होती है, इसलिए एंगल्स भी बराबर होते हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। तो चलिए हम इस सरफेस में यदि स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो हमारे पास साइन ऑफ आई यानी इंसिडेंट एंगल कैसे निकालेंगे, अब आपको हम बताते हैं फटाफट से।
आई थिंक आई हैव मिस्ड आउट ऑन वन क्वेश्चन. इसका ए पार्ट यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी लुक अप फॉर दैट. इसका ए पार्ट सबसे पहले हम कर लेते हैं. चलो ए पार्ट मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको ये इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ. ठीक है जी. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना था. एंगल ऑफ आर हमें पता है 30 डिग्री. एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें निकालना था. इंसिडेंस भी हमें नहीं पता. स्नेल्स लॉ लगा दो आप. साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n/1. ठीक है जी. n/1 हमें पता है. एन ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर √3 गिवन है. हमें साइन 30 हो गया. आर इज 30 राइट. साइन ऑफ आई हम निकाल देंगे √3/2. इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग जाएगा 60 डिग्री के बराबर रहेगा. बिकॉज साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2. एंड आपको जैसे कि पता है इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होती है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. आपको ऐसे स्टेप्स शो करने हैं. हाफ मार्क हर स्टेप का है और ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा. एक बारी मैं आपको वो वाला क्वेश्चन बता देता हूँ जो यहाँ पे आई हैव मिस्ड आउट ऑन, so that you can do that. Yes. तो क्वेश्चन है what is the speed of light in diamond when given that the refractive index of diamond with respect to glass is 1.6 and the absolute refractive index of glass is 1.5. पहले आप खुद सॉल्व कीजिए फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ. चलिए सोल्यूशन देखते हैं हम जल्दी से. हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का फॉर्मूला हो जाएगा ND अपॉन NG, जहां पे D स्टैंड्स फॉर डायमंड, G स्टैंड्स फॉर ग्लास. ठीक है जी. तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या आ जाएगा NDG इंटू NG. अब हमें NDG पता है 1.6 बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास यानी NDG इज 1.6. तो मैंने 1.6 यहाँ पे डाल दिया. और हमें पता है NG बिकॉज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन टू बी 1.5 इन द क्वेश्चन. तो आप 1.5 यहाँ पे लिखोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2.4 आ जाएगा. हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4. क्या बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Yes, very important. This is IV graph for 4 conductors A, B, C and D is shown below. If all the conductors are of same length and same material, compare their resistance and resistivity. Also, find out which one is thickest. अब मेरी बात सुनो, आपको resistance और resistivity निकालनी है. एक तो बहुत ही आसान है रेजिस्टिविटी निकालना, बिकॉज हमें पता है रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है. और क्योंकि चारों कंडक्टिंग वायर्स का या जो भी है कंडक्टर्स उनका मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी चारों की. इट विल नॉट चेंज. अब बात आती है रेजिस्टेंस निकालने की. अब मेरे को एक बात बताओ कि IV ग्राफ है या VI ग्राफ है. कहने का मतलब है आपके Y एक्सिस पे I है या V है? I है. वेरी गुड. और आपके एक्स एक्सिस पे क्या है? V है. यानी एक IV ग्राफ है. अब रेजिस्टेंस क्या होता है? V बाय I. तो अब यहां पे I बाय V क्या होगा? 1 बाय R. आप समझ रहे हो? R इज V बाय I, तो उसका उल्टा करोगे I बाय V इज 1 बाय R. बात समझ में? तो I अपॉन V यानी चेंज इन Y एक्सिस दैट इज I अपॉन चेंज इन X एक्सिस दैट इज V. I बाय V इज 1 बाय R. यानी स्लोप हमें क्या दे रहा है? 1 बाय R. जिसकी स्लोप जितनी ज्यादा होगी यानी 1 बाय R उतना ज्यादा होगा, यानी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी. तो मुझे बताइए सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी होगी? D की होगी. वेरी गुड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे कम रेजिस्टेंस D की होगी, फिर उससे ज्यादा C की होगी, फिर उससे ज्यादा B की होगी और सबसे ज्यादा A की रेजिस्टेंस होगी. बिकॉज स्लोप ऑफ A इज मिनिमम. और क्योंकि स्लोप इज 1 बाय V इसीलिए and it is equal to 1 by R also, right? I by V it is equal to 1 by R. So स्लोप सबसे कम यानी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा. बिकॉज हमें पता है जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो जाती है, और ओवरऑल फ्रैक्शन यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू स्लोप. तो यानी अगर ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो रही है रेजिस्टेंस बढ़ने पर, तो यानी स्लोप कम हो रही है, बिकॉज ओवरऑल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू स्लोप. ठीक है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए. हमें पता है चारों की लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, यानी रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है. अब एरिया और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसकी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम होगा. जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा वो उतना ज्यादा थिन होगा. बात समझ में आई? अब यहाँ पे RD रेजिस्टेंस ऑफ द D कंडक्टर इज द लोएस्ट. इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन D का सबसे ज्यादा है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन D का सबसे ज्यादा है इसलिए वो सबसे थिक वायर होने वाली है. बात समझ में? क्वेश्चन में हमें गिवन पूछा था कि ऑल्सो फाइंड विच वन इज द थिकेस्ट. ठीक है. अब बी पार्ट क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर. ओके.
The current that flows through it is 0.50 amperes. It operates 8 hours per day. Calculate the total cost of energy consumed for 30 days if each unit costs rupees 6. यूनिट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, किलोवाट आवर, यानी डेफिनेटली आपको आंसर किलोवाट आवर में चाहिए। तो जी निकाल लेते हैं जी, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आप खुद सॉल्व करें, पहले आपके एग्जांपल में भी गिवन है एनसीईआरटी के। पावर निकाले पहले, तो वी आई, वी हमें पता है, आई हमें पता है, 110 वॉट आ जाएगा। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, वेरी इजीली, पावर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम के साथ, ठीक है जी। अगर हर दिन 8 घंटे यूज हो रहा है और टोटल 30 डेज ऑपरेट हुए, तो टोटल कितने आवर्स लगे, वॉट इनटू टाइम, तो वॉट आवर आ जाएगा ना, बाद में आप उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर देना, किलोवाट आवर आ जाएगा। तो 8 आवर पर डे इनटू 30 इज इतने आवर्स, ठीक है, 240 आवर्स। अब 240 इंटू 110 ये आ जाएगा आपका आंसर 26400 वॉट आवर, और वॉट आवर को आप किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इस क्वांटिटी को डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 26.4 किलोवाट आवर। एंड इस किलोवाट आवर को ही आप यूनिट भी कह सकते हो। अब आपको पता है हर एक यूनिट का 6 रुपीज लग रहा है, तो 26.4 का आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 158.40 रुपीज। क्या बात समझ में आई? दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए पार्ट कह रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट्स, व्हाट रेटिंग ऑफ फ्यूज मस्ट बी यूज। फ्यूज हम कब यूज करते हैं, जब उसकी मार्किंग उतनी होनी चाहिए कि यदि उस मार्किंग से ज्यादा करंट फ्लो किया इलेक्ट्रिक सर्किट में तो फ्यूज टूट जाएगा, इट ब्रेक्स एंड मेल्ट्स, इट ब्रेक्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, ठीक है, इट मेल्ट्स। तो ए पार्ट कैसे आप करोगे, करंट निकालोगे पावर अपॉन वी से, क्योंकि पावर इज वी आई राइट, तो आप करंट पी बाय वी से निकाल सकते हो, यानी 1000 अपॉन 220, तो करंट आपका आ जाएगा 4.5 एम्पियर्स। तो यानी आपकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए फ्यूज वायर की, 4.5 एम्पियर्स। क्या बात समझ में? इससे ज्यादा भी चलेगी लेकिन इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। अब बी पार्ट का कह रहे हैं, आउट ऑफ लाइव अर्थ एंड न्यूट्रल वायर्स विच वायर इज यूज्ड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम मेटालिक डिवाइसेस एंड हाउ, विच वायर्स आर एट द सेम पोटेंशियल। तो बहुत ही आसान है, अर्थ वायर को आप यूज करते हो, बिकॉज सारा जो लीक वाला करंट है वो आप अर्थ में डिफ्यूज कर देते हो। अब आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करना है, रीजन आप ये दोगे, इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो गिव द रीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल ऑफ अर्थ एंड मेटालिक बॉडी। क्या बात समझ में आई? और ऐसी कौन सी दो वायर्स है 220 वोल्ट यानी सेम पोटेंशियल पे जो रहती है, लाइव एंड न्यूट्रल वायर। क्या बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, गिव एनी वन रीजन दैट मे लीड टू ओवरलोडिंग फॉलोड बाय शॉर्ट सर्किटिंग। तो रीजंस आपको बताने, आप कोई भी एक रीजन दे दो, मैंने यहाँ पे काफी सारे रीजंस लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी एक चलेगा। ओवरलोडिंग फॉलोड बाय शॉर्ट सर्किटिंग, तो पहला रीजन हो सकता है तो लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए हो, या फिर एक्सीडेंटल इंक्रीज हो गया हो वोल्टेज के अंदर, या फिर आपने काफी सारे डिवाइसेस एक ही सॉकेट के अंदर आपने कनेक्ट कर दिए। तो ये तीनों में से कोई भी एक रीजन आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आई? So with this we complete the section C. Next video में section D will cover it up and next video में section E. So with this our most predicted paper will be done. तो जिन जिन बच्चों ने ये पेपर किया है उनका तो फायदा हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया उनका हो जाएगा लॉस, बिकॉज हर बारी का रिकॉर्ड रहा है कि हर साल हम ऐसा क्वेश्चन पेपर निकालते हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। इस बारी भी आप मैच कर लेना, इस क्वेश्चन पेपर से आएंगे ही आएंगे, तो जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।